सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीएमसी क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर जीके का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ को पढ़ने के लिए आखिरकार हमें मतलब इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमारे पास वो मटेरियल कलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन इस टॉपिक से हमारे पास हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन आपको आगे आने वाले कोई भी हमारे पास एग्जाम होंगे उसमें आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द फ्लोरा एंड फाना। बहुत टाइम से मैं इस पे काम कर रहा था और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि ये लेक्चर जो है जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मुझे इसका मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में प्रेजेंट करना है, ऐसे हार्ड कॉपी में प्रेजेंट था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा मिक्सड अप था, उससे आपको समझ नहीं आ जाती। तो मैंने थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसको प्रेजेंट किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला पार्ट। ध्यान रखेंगे, पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ये 2-4 पार्ट में डिस्कस होगा, क्योंकि ये एंटायर एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें रहेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमारे पास सिलेबस में मेंशन जो होता है दैट इज अ फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें फ्लोरल डाइवर्सिटी और फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मींस प्लांट एंड ट्री डाइवर्सिटी के बारे में और एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, और उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। इसलिए हमारे पास 3 या 4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आप ऐसा समझेंगे कि हम यहाँ पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारी पास क्या है कि यहाँ पर जो हम इस एंटायर सेगमेंट में, इस एंटायर जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम फ्लोरा से स्टार्ट करेंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास रहता है फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, या आप विद इन द वेजिटेशन हम फॉरेस्ट का डिस्कस करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे, जो कि फ्लोरा सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट होम होता है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज का। उसके अंदर प्लांट डाइवर्सिटीज भी आती हैं, फिर आगे जाके फॉनल डाइवर्सिटी भी हम देखेंगे कि उसमें फाना भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमारी पास जो फॉरेस्ट एटसेट्रा है, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट जो कंपोनेंट हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी की ओर, या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, या फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर किस्म का डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी मींस हमारे पास प्लांट की स्पीशीज डिस्कस करेंगे, प्लांट की कौन कौन सी स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन बिटवीन जब हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लॉज और एक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, इन बिटवीन मेंशन होगा कि हमारे पास ये लॉ जो है किसके रिलेटेड है, ये एक्ट जो है किसके रिलेटेड है, या हमारे पास आगे हम डाइवर्सिटीज डिस्कस करेंगे, ये किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, या कौन से क्या कहते हैं कि फ्लोरल डाइवर्सिटी, या हमारे पास फॉरेस्ट जो है उनका कंजर्वेशन जो है, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, वो किस एक्ट के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आईएसएफआर रिपोर्ट जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल मींस बाइनियल रिपोर्ट होती है हमारे पास है, उसको रिलीज करती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनिमल्स, फिर हम जाएंगे फाना की ओर, वहां पर हम डिस्कस करेंगे फानल डाइवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है कि फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जिसमें कंजर्वेशन रिजर्व्स हम डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स डिस्कस करेंगे कि जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, क्योंकि इसमें वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर साइड आती हैं, और वो हमेशा हमारे पास लेक्स होती हैं।
इसके बाद सीड बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, बोथ INS2 और X2 जो है कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं या कंजर्वेशन साइट्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस मींस जो हमारी पास वाइल्ड लाइफ फॉनल डाइवर्सिटी है, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, चाहे हमारी पास वो नेशनल लेवल पर हैं या जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज हैं। उसके बाद हम लास्ट जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अगर आ जाएंगी या कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस जो होंगे फ्लोरा और फाना के रिलेटेड जो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट ये भी हम डिस्कस करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी स्पीशीज हैं, IUCN स्टेटस उनका क्या क्या है। इन केस अगर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं जो मुझे लगेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और वो इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ध्यान रखेंगे ये हेडिंग मैन हेडिंग है, ये जरूरी नहीं कि आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट कोशिश करेंगे अगर पहुंचेंगे तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करनी है ताकि आपको किसी भी टर्म में कंफ्यूजन ना हो। आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटास, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट कवर होता है, ट्री कवर होता है, टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर होता है, हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म जो है आगे आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ये सारी बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मैन टॉपिक पर और मैन टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो जो हम प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें, बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सिर्फ आप इत्मीनान से और गौर से देखेंगे कि मैं किस तरीके से कौन सी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा रिपीट करने की, बट आप भी थोड़ा सा दिमाग रखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ताकि आपको एक बार समझ आ जाएगा। हाँ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मींस JKSSB के लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम JKS प्रीलिम्स, JKS प्रीलिम्स जो है उसके लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको आगे भी यूज होगी। अब देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम फ्लोरा में डिस्कस करना चाहेंगे, फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो जनरली फ्लोरा अगर सिंपल भाषा में आप कहेंगे तो फ्लोरा इज रिलेटेड विद प्लांट्स एंड ट्रीज, बट फ्लोरा जो टर्म है वो एक्चुअल में हम यूज करते हैं जो प्लांट और ट्रीज, ध्यान रखेंगे, या जो हमारी पास नेचुरल वेजिटेशन है, ध्यान रखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, उस चीज को हम कहते हैं फ्लोरा ऑफ एनी रीजन। जैसे कि हम कहेंगे कि फ्लोरा ऑफ जम्मू, तो एंटायर जम्मू रीजन में हमारे पास किस किस्म की वेजिटेशन मिलती है, किस किस किस्म के उस वेजिटेशन में प्लांट्स, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, दैट रिप्रेजेंट द फ्लोरा ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। हाँ, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं फ्लोरा जो है वो प्लांट्स के मींस प्लांट, ट्रीज एटसेट्रा के रिलेटेड है। अब देखिए, हमारी पास अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फ्लोरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है फॉरेस्ट, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटीज आती हैं फ्लोरा की, इसलिए पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉर इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमारे पास रहती हैं। अब देखिए, हमारे पास फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट ओवरऑल लैंड पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, इसमें हमारे पास फॉरेस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम बनता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी हम डिस्कस करेंगे, बट इकोसिस्टम सिंपल भाषा में मैं आपको कहूंगा कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर जगह है, वहां पर हमारी पास, ध्यान रखेंगे, वहां पर हमारी पास लिविंग कंपोनेंट्स हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ये लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, मियरली फॉर द सेक ऑफ what? For the transfer of energy, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर द सर्वाइवल। ऐसे जैसे सिस्टम को जो यहाँ पर सिस्टम क्रिएट होता है इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इस इकोसिस्टम में हमारी पास वाटर बेस्ड इकोसिस्टम भी आता है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम भी आ जाता है, मीन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आता है। फॉरेस्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जिसमें आपको बहुत सारे ट्रीज दिखने को मिलेंगे, प्लांट्स दिखने को मिलेंगे, शर्ब्स दिखने को मिलेंगे, हर्ब्स दिखने को मिलेंगे और
मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रीज की क्लोज्ड कैनोपी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं फॉरेस्ट जो हमारे पास है वो एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हुआ कि फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट नहीं करता है, वो सिर्फ वेजिटेशन को प्रेजेंट नहीं करता है। इसके अलावा जो उस फॉरेस्ट के अंदर हमारी पास विद इन दैट फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारी पास बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ एनिमल डाइवर्सिटी मींस फॉनल डाइवर्सिटी भी हमारे हमको दिखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारी पास फंजाई दिखने को मिलेंगे और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने को मिलेंगे जो कि हमारी पास उस फॉरेस्ट की, ध्यान रखेंगे, उस फॉरेस्ट के सॉइल को एनरिच करने में या फॉरेस्ट में जो डिकम्पोजिशन पार्ट होता है या बायोलॉजिकल पार्ट जैसे लीव्स एटसेट्रा है उनको डिकम्पोज करने के बाद सॉइल को एनरिच करना बाय ह्यूमंस जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई का, जो कि हमारी पास फॉनल डाइवर्सिटीज में आ जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे हमारी पास ये जो फॉरेस्ट है ये हमारी पास एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है, हमारी पास बहुत सारी नेचुरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पास फॉरेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है इकोनॉमी ऑफ रीजन। जैसे कि हम कहेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें हमारी पास एज पर लॉ जो है कितनी हद तक हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं वो दूसरी बात है। बट ये है कि फॉरेस्ट जो है इसका एक अहम रोल हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए हमारी बस ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं तो हमारी पास टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, हमारी पास टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ वहां पर फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी किस प्रकार की हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रहता है वो है हमारी पास, एक तो हमारी पास है लैटिट्यूडनल इफेक्ट। लैटिट्यूडनल इफेक्ट किस लैटिट्यूड में मलाई करता है, वो ट्रॉपिकल में है, सब ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट में है, सब पोलर में है, पोलर में है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वहां पर हमारे पास किस किस्म का क्लाइमेट है, और क्लाइमेट इफेक्ट होता है टोपोग्राफी से। किससे? टोपोग्राफी मींस वहां पर फिजियोग्राफी कैसे है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंपनी इनके बेसिस पर, यानी इनके बेसिस पर फिर जो हमारे पास अदर फैक्टर्स आते हैं जैसे कि वहां पर सॉइल किस तरीके की होगी, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। तो यहां पर भी जब हम जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे इसी चीज के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं ISFR रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें हम इंडिया का भी थोड़ा डेटा डिस्कस करेंगे जो कि बाकी एग्जाम के लिए जैसे कांस्टेबल एग्जाम होता है, JKPSC एग्जाम है, उसमें भी वो यूज होगा, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट भी मेंशन होता है सिलेबस में। फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी पास बेस्ड ऑन, ध्यान रखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्लाइमेट कैसी है, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, एलिवेशंस मीन हाइट एटसेट्रा जो है ये मैन फैक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसलिए अगर आप देखेंगे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जनरली क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे वो है मूनसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट, मूनसून ट्रॉपिकल आप ऐसा मान सकते हैं। बट अगर हम रीजन टू रीजन देखेंगे तो ओवरऑल क्लाइमेट सेम नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस रेन्स होती हैं, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास है, केरला एटसेट्रा है, वहां पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत नॉर्दर्न पोर्शन में जाएंगे जो कि लैंडलॉक्ड है, जैसे कश्मीर का अपर मोस्ट पोर्शन जो ग्रेटर हिमालय या लद्दाख पोर्शन जो है वहां पर आपको एल्पाइन पास्चर्स मीन वहां पर आपको ट्री कवर बहुत कम मिलेगा। अभी ट्री कवर क्या होता है ये सारी दास्तान हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम आप बिल्कुल वेस्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको वेस्टर्न कोस्ट में आपको मिलेगा राजस्थान में डेजर्ट। फिर अगर वहां ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न सेगमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रीजन टू रीजन जो है वो फॉरेस्ट का टाइप और फॉरेस्ट का नेचर चेंज होता है merely on the basis of latitudes, on the basis of climatic factors, on the basis of soil, on the basis of elevation, on the basis of physical features। ये सारी चीजें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर रीजन में फॉरेस्ट क्या हो सकता है। अब देखिए जो अभी तक मैंने आपको दास्तान कही, यहां से एक ही हमने दो पॉइंट हमने डिस्कस किए या 2 पॉइंट सीखे। एक तो हमारी पास ये है कि फॉरेस्ट जो हमारी पास है वो एक फ्लोरा
कंपोनेंट के अंदर आ जाता है या फ्लोरा डाइवर्सिटीज के अंदर आ जाता है। लेकिन फॉरेस्ट जो है इंटर्न एक्सपोज करता है, इंटर्न डिस्प्ले करता है वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ फ्लोरा नहीं आता है, उसमें फौना डाइवर्सिटी भी आता है। सेकंड, फॉरेस्ट किस किस्म का हो सकता है, किस रीजन में कैसा फॉरेस्ट हो सकता है, वो सारी चीजें जो हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जो मैंने अभी आपको कहा। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करना है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट के रिलेटेड या फॉरेस्ट डाइवर्सिटी के रिलेटेड, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। डेटा होगा, आपको नंबर्स जो हैं, डेटा के नंबर जो हैं कहां पर याद रखने हैं, कहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है, जो याद रखने हैं उसमें मजबूरी है आपको वो डेटा याद रखना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, हम जम्मू रीजन के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे, कश्मीर रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना आ जाए, या जब हमें डेटा डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर तो हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। अगर आपने फॉरेस्ट, देखो आपको लगता है कि जैसे मैंने फॉरेस्ट टर्म बताया तो इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट हमें समझ आया, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, बट ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसके बेस पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा किस्म का फॉरेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं या फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। क्योंकि फॉरेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, फॉरेस्ट को मैपिंग करने के लिए, फॉरेस्ट की इमेजिंग लेने के लिए या फॉरेस्ट का जो डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को दिमाग में रखना पड़ता है, तब जाके हमें फॉरेस्ट समझ आ जाएगा कि फॉरेस्ट का मतलब क्या है। ध्यान रखिए, हमें पता है फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, बट हमने जंगल के हिसाब से एग्जाम में जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ध्यान रखो, पहला पॉइंट आता है रिलेटेड विद फॉरेस्ट, दैट इज कैनोपी डायनेस्टी। ध्यान रखेंगे, पहला टर्म क्या आता है, कैनोपी डायनेस्टी। देखो कैनोपी का मतलब क्या होता है, पहले कैनोपी फिर कैनोपी डायनेस्टी। ये है हमारे पास, लेट अस सपोज दैट ये है हमारे पास लैंड, ये हमारे पास है लैंड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है फॉरेस्ट के रिलेटेड वो होता है लैंड, जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल एरिया। क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एरिया। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, लैंड, जियोग्राफिकल एरिया। अब इस लैंड के ऊपर हमारे पास होंगे पेड़, क्या होंगे, इस लैंड के ऊपर क्या होंगे हमारे पास, पेड़। अब इस पेड़ का जो, ध्यान रखिए, इस पेड़ का जो मैन पोर्शन है वो यहां पर जमीन के साथ अटैच है, लेकिन इसका अपर पोर्शन जो हमारे पास है, जिसे हम देसी भाषा में कहेंगे क्राउन, क्या कहेंगे, छत कहेंगे, काइंड ऑफ छत कहेंगे, क्राउन। ये जो क्राउन होता है किसी भी पेड़ का, किसी भी ट्री का क्राउन जो होता है इसे कहा जाता है कैनोपी। क्या कहा जाता है, कैनोपी। अब यहां पर तो पेड़ है, देखो एक तो पेड़ यहां पर है, एक पेड़ यहां पर है, लेकिन इन बिटवीन लैंड में कोई पेड़ नहीं है। लेकिन ऊपर जो हमारे पास कैनोपी है वो इतना, ध्यान रखेंगे, अगर पेड़ का एक्चुअल में हम देखेंगे ये तो इतना लैंड एरिया कवर कर रहा है, लेकिन इसकी कैनोपी जो है ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रही है लैंड की। अब ध्यान रखेंगे इन टर्म्स ऑफ, या कंपेयर टू, अगर दो चीजों को कंपेयर करेंगे, एक है हमारे पास लैंड पोर्शन जो सिंपल लैंड है, दूसरा है ट्री का कैनोपी। दूसरा क्या है, ट्री का कैनोपी। कैनोपी मींस जो ट्री का ऊपर वाला छत होता है जहां पर आपको पत्ते वत्ते दिखते हैं, दैट्स अ कैनोपी। अब कितना अमाउंट ऑफ कैनोपी, ध्यान रखेंगे, कितना अमाउंट ऑफ कैनोपी या कितना कैनोपी का जो एरिया होता है वो कवर करेगा लैंड एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप जैसे प्रोपोर्शन कहते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर हमने बनाया, लेट सपोज दैट हमने शरबत बनाई, उसमें वाटर के कंपैरिजन में, वाटर ओवरऑल है, वाटर के कंपैरिजन में हमने कितना शुगर ऐड किया, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन जो हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में डिस्कस करते हैं, वैसे यहां पर भी है कि ये जो कैनोपी ऊपर है हमारे पास, ये कितना पोर्शन जो है लैंड का एरिया जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हमारे पास कवर करता है, उसे कहा जाता है कैनोपी डायनेस्टी। क्या कहा जाता है, कैनोपी डायनेस्टी। तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, एक तो हो गया जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया होता है कि हमारे पास लैंड का एरिया कितना आपके पास है, उसके ऊपर अब हमारे पास ट्रीज हैं, उसके ऊपर प्लांट्स हैं, उन ट्रीज का हमारे पास जो कैनोपी होता है वो अपर मोस्ट पोर्शन होता है जिसे छत कहा जाता है, सिंपल भाषा में छत।
वो कितना लैंड एरिया कवर करता है उसे कहेंगे कैनोपी डेंसिटी। हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैनोपी डेंसिटी आखिरकार क्या होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि फॉरेस्ट कवर होगा, ट्री कवर होगा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया होगा, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आगे आ जाएंगी, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान है। अब देखिए फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट कवर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान रखो, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट कवर, बट ये दिमाग में रखना कि कैनोपी क्या होता है और कैनोपी डेंसिटी क्या होता है। अब फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे हमारे पास लैंड है, किस वाले फॉरेस्ट को या किस वाले लैंड एरिया को हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। ये हमारे पास लैंड है, पहला पॉइंट ये लैंड होना चाहिए 1 हेक्टेयर के बराबर या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पहला पॉइंट फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखें हम क्या समझ रहे हैं, फॉरेस्ट कवर। हमारे पास लैंड एरिया है, सिंपल लैंड एरिया है, ये पहले होना चाहिए या तो 1 हेक्टेयर के बराबर होना चाहिए या 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और उसमें ट्रीज लगने होने चाहिए। अब देखो सिर्फ अगर लैंड है तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं कहेंगे, सिर्फ लैंड है, आप बताएंगे 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो मेरे पे घर में खेत है वो 1 हेक्टेयर है तो वो एक फॉरेस्ट है, उसमें कोई ट्रीज नहीं है, प्लांट नहीं है, तो वो फॉरेस्ट कैसे हो सकता है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए, क्योंकि लैंड पे ही फॉरेस्ट होता है, हवा में नहीं होता है। पहले लैंड होना चाहिए 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा, उसके बाद उसमें ट्रीज होने चाहिए, उसके बाद क्या होने चाहिए, उसमें ट्रीज होने चाहिए, और ट्रीज का जो कैनोपी डेंसिटी है उस 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा, उसमें जो कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10% होना चाहिए। किससे 10%? 10% ऑफ दैन लैंड एरिया। जैसे 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर का जो 10% होना चाहिए, 10% कम से कम 10% तो कवर किया होना चाहिए, किससे, कैनोपी से। तो सिंपल भाषा में आपके पास फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखेंगे, पर फिर इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, वो लैंड कौन सी होनी चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट स्टेट लैंड होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, या कोई भी, क्या लीगल स्टेटस से कोई इशू है हमारे पास है, मतलब किस किस्म की लैंड होनी चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास लैंड होना चाहिए 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा, उसके बाद कैनोपी डेंसिटी जो होनी चाहिए कम से कम 10%। अब 10% ये भी दिमाग रखना, किसका 10%? 10% ऑफ दैट लैंड एरिया, 10% ऑफ दैट लैंड एरिया, या उससे ज्यादा भी होगा तब भी चलेगा हमारे पास, उसको कहेंगे हम फॉरेस्ट कवर। ये हो गया सिंपलेस्ट कंसेप्ट हमारे पास। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ऑल लैंड, कोई भी किस्म की लैंड होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर इन एरिया विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 10%। 10% से नीचे नहीं होना चाहिए। अब उसका ओनरशिप क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उससे लेना देना नहीं है, उससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं। ओनरशिप किसका होगा, लीगल स्टेटस क्या होगा, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्या इसमें हमारे पास सिर्फ वही ट्रीज आ जाएंगे जैसे कि हमारे पास हायर रीचेस में दिखते हैं, देवदार दिखते हैं या अदर प्लांट, जो हम जैसे हमें फॉरेस्ट आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है फॉरेस्ट जो है वो घर के क्लोज नहीं हो सकता है या लोअर रीचेस में नहीं हो सकता फॉरेस्ट, जो अपर रीचेस में है वही फॉरेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऑर्चर्ड्स भी आ सकते हैं, इसमें बैम्बू भी आ सकते हैं, पाम्स भी आ सकते हैं, अगर वो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट 1 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए और 10% कम से कम होनी चाहिए कैनोपी डेंसिटी। उसके बाद लैंड कौन सी होनी चाहिए जहां पर ये फॉरेस्ट कवर होगा, दिमाग में रखेंगे फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेस्ट एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसमें प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, कम्युनिटी लैंड भी हो सकती है, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, बट ध्यान रखेंगे इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया, ये जो पहला क्राइटेरिया है ये फॉलो होना चाहिए। इंक्लूडिंग इवन हमारे पास जो प्लांटेशन होते हैं जैसे टी है, कॉफी प्लांट्स है, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास ट्री कैनोपी जो है वो 10% से नीचे है, ट्री कैनोपी जो है मींस कैनोपी डेंसिटी जो है लेस देन 10% है, लेकिन हमारे पास वहां पर वो लीगली फॉरेस्ट है, लीगली एज अ फॉरेस्ट है, हम उसको फॉरेस्ट, लीगली वो फॉरेस्ट है, लीगली उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकता है स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रीजन को। ध्यान रखेंगे अगर हमारे पास कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, जैसे कि हमारे पास स्क्रब्स होते हैं, स्क्रब का जो 10% से नीचे आप जाएंगे तो उसे फॉरेस्ट कवर नहीं कहा जाता है, उन्हें स्क्रब कहा जाता है, जो झाड़ियां वाड़ियां एक्सेट्रा होती हैं। अगर वो रीजन लीगली फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किया गया है तो हम उसको एज अ फॉरेस्ट कवर नहीं कहेंगे। तो इसलिए जो लीगली फॉरेस्ट होता है जरूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट कवर
होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर आपको ये याद रहा तो सारी चीजें आपको याद रहेंगी ऑटोमेटिकली। और आपको अच्छा, ये जो दास्तान है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास अदर एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें आपको फॉरेस्ट स्पेशली मेंशन है एग्जाम में कि फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फॉरेस्ट कवर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो सिंपल भाषा में फॉरेस्ट कवर जो मैंने आपको बताया, उसके बाद कौन कौन सा, आप देखो इसमें दो चीजें हैं, एक कौन कौन सा लैंड एरिया आ सकता है और कौन कौन सा लैंड जिसका स्टेटस क्या है, इसका ओनरशिप लीगल स्टेटस क्या है। तीसरा चीज हमारे पास अगर लीगली फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, अगर कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% है तो वो हमारे पास फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आ सकता है। अब ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये जो फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन है ये हमारे पास एफएसआई मींस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आईएसएफआर रिपोर्ट जो है रिलीज करती है हर एक 2 साल के बाद, वो इस डेफिनेशंस को यूज करती हैं। इवन हमारे पास ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके अंडर भी ये हमारे पास जो फॉरेस्ट के रिलेटेड है उनमें भी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन है, ताकि ये यूज हम कर सकते हैं किस चीज को कि एक्चुअल ग्रीन कवर जो है वो ग्राउंड पर कितना है, ये आपको ध्यान रखना हो गया कैनोपी डेंसिटी। और पहला टर्म कैनोपी डेंसिटी के बाद फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर के बाद आ जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉरेस्ट कवर हमें समझ आया, फॉरेस्ट कवर एक बार समझ आया, 2-3 बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे फॉरेस्ट कवर होता क्या है। अब है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ध्यान रखेंगे इसमें एक पोर्शन आता है फॉरेस्ट एरिया। पहली चीज वो जो एरिया होना चाहिए उसके अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें प्लांट्स होने चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, उसमें ट्रीज होने चाहिए एटसेट्रा, मींस फ्लोरा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद टर्म है इसके साथ रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड नहीं है, दिस इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं आरएफए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे पहली चीज ये एक जियोग्राफिक एरिया है, क्या है वो जियोग्राफिक एरिया, वो लैंड एरिया जिसमें आपको प्लांट्स को दिखने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिखने को मिलेंगे विद डिफरेंट डेंसिटी आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, इज लीगली डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, म्युनिसिपल रिकॉर्ड हो सकता है, एज पर स्टेट लॉज रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। गवर्नमेंट के अंदर ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर अगर कोई जगह जो है वो डिक्लेयर की गई है फॉरेस्ट, उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा जाता है। उस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में हमारे पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इवन अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हमारी पास जियोग्राफिकल एरिया, ध्यान रखना फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर प्लांट्स ट्रीज एक्सेट्रा होंगे, जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकता है, रिकॉर्ड अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के अंडर है, डिक्लेयर किया गया है या रिकॉर्ड किया गया या मेंशन है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंडर एज अ फॉरेस्ट। उसमें हमारी पास क्या होता है, उसमें कुछ एरिया जो है वो रिजर्व्ड किया जाता है, कुछ जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पर जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट आ जाएगा, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट अंडर, ध्यान रखें रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर। ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर होती हैं। जिसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आपको कोई भी एक्टिविटी जो है, कोई भी एक्टिविटी जो है वो परमिट नहीं होती। वहां पर आप ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एक्स्ट्रा, यहां पर स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होता है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होता है गवर्नमेंट का। तो इसके अंडर बहुत सारी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो अलाउ नहीं होता, अनलेस परमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ग्रेजिंग, प्लांटेशन या छोटे से प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप ले सकते हैं, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जिसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ द 1927। अब देखिए ये तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एक्ट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की अस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट था 1987 में। ये फॉरेस्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये पहली बार हमारे पास आया था 1930 में ड्यूरिंग द महाराजा हरि सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बिसाइड की जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आरएफए के अंडर जो भी मैंने कहा वो एरिया भी आ सकते हैं अगर कोई स्टेट लॉ या स्टेट एक्ट जो है उसे डिक्लेयर किया करता है अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर, दैट इज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया।
अब कंफ्यूज नहीं होना। एक तो हो गया फॉरेस्ट कवर, क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द कैनोपी डेंसिटी। सिंपल भाषा में 1 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी जो है वो कवर करनी चाहिए लैंड एरिया को कम से कम 10% या 10% से ज्यादा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारे पास जो है गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स में किस रीजन को, किस जियोग्राफिकल एरिया को एज अ रिकॉर्ड करती है, एज अ मेंशन करती है फॉरेस्ट। उसमें रिजर्व भी हो सकता है। अब देखो गवर्नमेंट ने मेंशन किया तो गवर्नमेंट उसका सुपरविजन करेगा। उसमें कुछ फॉरेस्ट जो है बहुत रिजर्व रहेंगे, कुछ प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ अनक्लास्ड भी रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। आप ध्यान रखेंगे जो फॉरेस्ट कवर है, ध्यान रखेंगे जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर भी आ सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने फॉरेस्ट कवर डिस्कस किया, ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट में आ जाएगा, वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में भी आ जाएगा। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में भी आ सकता है, रिकॉर्डेड आरएफए के अंडर भी आता है, इसके बाहर भी कुछ पोर्शन आ सकता है। मतलब लेट अस सपोज द मैक्सिमम इसके अंडर आता है, कुछ परसेंटेज बाहर भी हो सकता है। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के नेक्स्ट हमारे पास, अभी तक हमने फॉरेस्ट कवर डिस्कस किया, कैनोपी डेंसिटी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंडर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ पोर्शन या कुछ ट्रीज जो हो सकते हैं वो फॉरेस्ट के आउटसाइड भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्री कवर भी हो सकता है। अब ट्री कवर क्या मतलब है, ट्री कवर का मतलब ये है कि अगर आपके पास, ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट कवर के अलावा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसके अलावा और ये पोर्शन, ध्यान रखेंगे ये पोर्शन इन दोनों के अंदर भी आ सकता है, लेकिन इनके अलावा थोड़ा सा हट के देखेंगे। अगर हमारे पास लैंड एरिया है लेस देन 1 हेक्टेयर, क्या है, ध्यान रखिए, लैंड है लेस देन 1 हेक्टेयर, लेट अस सपोज हमारे घर के आसपास क्लोज कहीं पर लैंड है लेस देन 1 हेक्टेयर है, उसकी कैनोपी डेंसिटी क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, लेना देना, लेकिन लैंड कितनी है, लेस देन 1 हेक्टेयर है, फॉरेस्ट कवर से बाहर है और आउटसाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर। मतलब जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है इसके बाहर भी हमारे पास कुछ जगहें होंगी जहां पर हमारे ट्रीज दिखने को मिलेंगे, लेकिन अगर लेस देन 1 हेक्टेयर है उसे कहा जाता है ट्री कवर। क्या कहा जाता है, ट्री कवर। तो ट्री कवर की अगर हम बात करते हैं, ट्री कवर फॉरेस्ट का, ध्यान रखें, ट्री कवर फॉरेस्ट का वो एरिया जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर नहीं आता है, जो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर के अंडर भी नहीं आता है क्योंकि उसका एरिया जो होता है लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, कैनोपी डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, वो हमारे पास आ जाता है ट्री कवर। क्या आ जाता है, ट्री कवर बहुत कम होता है क्योंकि एक्चुअल में रिकॉर्ड में आ जाता है फॉरेस्ट कवर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर कम होता है, लेकिन हमारे पास ट्री कवर होता है। अब देखो ट्री कवर जो है वो आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट का पार्ट बनता है। अब ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है, जो भी ट्रीज होते हैं दे आर ग्रोइंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये ओवरऑल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैच साइज, उनका पैच साइज क्या है, लेस देन है, लार्जर देन 1 हेक्टेयर है, ये जनरल है। ट्री कवर इसका सबसेट है। ध्यान रखेंगे कि आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अगर आपको ट्रीज दिखने को मिलते हैं, उनका पैच साइज क्या है, उनका लैंड एरिया कितना है, कितने एरिया में कवर है, वो होता है ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, कैनोपी डेंसिटी, फॉरेस्ट कवर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो ट्रीज हैं, दैट इज द ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, उसमें भी ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, यहां ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट में अगर हमारे पास ट्रीज दिखने को मिलते हैं लेस देन 1 हेक्टेयर, उससे क्या कहा जाता है, ट्री कवर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम डिटेल्स में जो प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें क्या कहते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर हमने फॉरेस्ट जो है, सिंपल देसी भाषा में हम कहते हैं अगर फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहता है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये कलेक्टिव है। जो स्टार्टिंग में हमने फॉरेस्ट कवर पढ़ा और ये जो ट्री कवर पढ़ा, मींस फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कलेक्टिवली, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर कलेक्टिवली मेजर करने के बाद हम इसको कहते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, या इसको कहते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमें किस चीज में मदद करता है, अगर हमने ये देखना है कि हमारे पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री में जो फॉरेस्ट का जो प्रोग्रेस हुआ है, जो फॉरेस्ट का प्रोग्रेस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988, वो मैंने मेंशन किया, थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, उतना ज्यादा इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन गोल है वो ये है कि
33% जो है कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो ग्रीन कवर के अंडर डालना है। ग्रीन कवर इस चीज को, जो फॉरेस्ट और ट्री कवर ओवरऑल दोनों कलेक्टिवली को हम कहते हैं कभी कभार ग्रीन कवर। और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है कभी कभार आप देखेंगे ग्रीन वाश, क्या देखेंगे ग्रीन वाश, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्रीन वाश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को भी कहा जाता है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओवरऑल कलेक्टिव इसको ग्रीन कवर भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है स्टेटमेंट में कि हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की है, उसके अकॉर्डिंग जो मैन जो हमारे पास एजेंडा है, मैन ऑब्जेक्टिव है, वो है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 33% जो है उसको ग्रीन कवर के अंडर लाना है। ये मैन मकसद है, मैन ऑब्जेक्टिव है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है, अब ध्यान रखेंगे हमारे, ये है हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखेंगे जो हमने फॉरेस्ट कवर डिस्कस किया, फॉरेस्ट कवर जो है फॉरेस्ट कवर का इन टर्म्स, अब देखो फॉरेस्ट कवर हमने वहां पर डेफिनेशन क्या बताया कि कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10%। अब इक्वल टू 10% तो आ जाएगा, हम जनरल कहेंगे फॉरेस्ट कवर कम से कम 10% होना चाहिए, उसके हायर होगा तो कैनोपी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। उसकी वजह से जो हमारे पास लैंड पोर्शन में जो लवर प्लांट्स है उस पर इफेक्ट पड़ता जाएगा, या जो हमारी पास फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट एरिया है, उसकी डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है। तो फॉरेस्ट कवर जो है ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी डेंसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी कवर जो है, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बनता है। ध्यान रखेंगे मैं अभी फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं। फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी डेंसिटी वो तो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा तो होना ही होना चाहिए, हमारे पास यहाँ 1 हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन कैनोपी डेंसिटी उस 1 हेक्टेयर के अंदर कैनोपी डेंसिटी अगर वैरी कर रही है तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉरेस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है डेंस फॉरेस्ट, जो जनरल ब्रॉड टर्म है डेंस फॉरेस्ट। हम उस सब फॉरेस्ट को डेंस फॉरेस्ट कहेंगे जिसमें कैनोपी डेंसिटी 40% और 40% से ज्यादा है। ये हो गया ब्रॉड टर्म। ये अगर याद भी ना रहे, बट इतना याद रहना चाहिए, अगर नहीं भी याद रहे कोई इशू नहीं है। डेंस फॉरेस्ट एक जनरल टर्म है। ऑन द बेस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ऑन द बेस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ऑन द बेस ऑफ कैनोपी डेंसिटी, अगर कहीं पर फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट एरिया में कैनोपी डेंसिटी 40% है, 40% उसको कहेंगे डेंस फॉरेस्ट। लेकिन अब जो रेंज है हमारे पास कैनोपी डेंसिटी 10% से अब ऊपर हम जाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होंगे। बट ध्यान रखेंगे ये क्लासिफिकेशन प्योरली ऑन द बेस ऑफ फॉरेस्ट कवर या ऑन द बेस ऑफ कैनोपी कवर, कैनोपी डेंसिटी के बेस पर है। पहला आ जाता है जिसमें सबसे ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी, दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या आता है, ये हमारे पास रिपोर्ट में भी आता है, इसमें रिलेटेड डिटेल्स जो हैं, डेटा जो हमने डिस्कस कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी। वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट सिंपल 70% से अबो, 70% से अबो, 70% या 70% से अबो अगर हमारी पर ध्यान रखेंगे 70% से अबो अगर कैनोपी डेंसिटी है, उस फॉरेस्ट कवर को, उस फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कहेंगे, शाबाश, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब अगर कैनोपी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देखो अगर कैनोपी डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो नीचे जो ग्राउंड है उसमें हमारे पास सनलाइट बहुत कम पहुंचेगी। Means such forests have very high density with very close canopy allowing very little sunlight to reach the forest floor। अगर ऐसा है तो नीचे जो प्लांट्स हैं वो स्टंट हो जाएंगे, मतलब उनको ज्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी, उनका ग्रोथ बहुत कम होगा, जिनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, शर्ब्स या जो स्मॉल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं या जो हमारे पास झाड़ियां एक्सेट्रा होती हैं, उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आपको ऐसे, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट में आपको, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें आपको ग्राउंड पे उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी डिफरेंट डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम हमारे पास जो है वो शर्ब्स या हर्ब्स आपको दिखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी डेंसिटी जो होती है 40 to 70, लेस देन 70 अप टू 40% या 40 to 70% इतना कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए। अब देखो अगर थोड़ा सा हल्का सा डेंसिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब हल्का हल्का सा थोड़ा सा हमारे पास सनलाइट जो है एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हार्ड बुश जो शर्ब्स होते हैं वो भी आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन फॉरेस्ट। नेक्स्ट सीक्वेंस याद रखेंगे, बट ये भी ध्यान रखेंगे हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर, इसको आप फॉरेस्ट टाइप भी मान सकते हैं, बट ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ऑफ कैनोपी कवर।
नेक्स्ट होता है थर्ड ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में हमारे पास डेंसिटी होती है 10% से ऊपर 40% तक। 10% से 40% तक जो हमारे पास कैनोपी डेंसिटी रहेगी। अब इसमें हमारे पास डेंसिटी कम होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो सनलाइट बहुत अंदर होती है, तो यहाँ पर इन मैन ट्रीज के अलावा भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीज मिलेंगे जो कि जिनका जो हमारी पास स्टेम्स होती हैं वो हार्ड हो सकती हैं। उसके बाद रही जो हमने बेसिक तो डिस्कस किया कि ओवरऑल अगर आपको फॉरेस्ट कवर किसी को बताना है, किसी फॉरेस्ट रीजन को, किसी लैंड एरिया में जहां पर ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, अगर उसको फॉरेस्ट कवर डिक्लेयर करना है तो उसमें कैनोपी डेंसिटी 10% या 10% से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इनके अलावा, इन तीन के अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है अगर फॉरेस्ट कवर के अलावा लेस देन 10% आ गया तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर से बाहर आ गया। अगर लेस देन 10% या लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी है उसे कहा जाता है स्क्रब। और स्क्रब्स आपको जनरली लोअर प्लान्स पे मिलते हैं, जहां जैसे कि हम जम्मू प्लान्स की डिस्कस करेंगे, लोअर एल्टीट्यूड्स पे आपको स्क्रब मिलते हैं। और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंटरमीडिएट हाइट पे मिलते हैं। वेरी हाई, जो बहुत ज्यादा हाई हाइट पर होते हैं वहां पर आपको डेंस फॉरेस्ट वेजिटेशन मिलती नहीं है, वहां पर आपको एल्पाइन मिलेंगे, मतलब पास्चर लैंड मिलेंगे या खाली मैदान आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड्स। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद स्क्रब की बात करते हैं, वेरी लेस देन 10% जहां पर हमारे पास कैनोपी डेंसिटी होगी उसे स्क्रब्स कहा जाता है। उसके बाद अब ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया फॉरेस्ट। इसके अलावा जो भी लैंड रहती है उसे नॉन फॉरेस्ट कहा जाता है। जैसे शॉर्टकट में आप रिकॉर्ड्स में या जो रिपोर्ट्स आती है उनमें एनएफ देगा, मींस लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लासेस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक नया किस्म का भी हमारे पास या डिफरेंट किस्म का भी हमारे पास फॉरेस्ट एरिया आ जाता है या फॉरेस्ट टाइप आ जाता है, जिन्हें हम मैंग्रोव्स कहते हैं। देखिए चैंपियन और सेथ क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस करना है आगे भी 1968 के आसपास शायद उन्होंने दी है, फॉरेस्ट के रिलेटेड, वेजिटेशन क्लासिफिकेशन के रिलेटेड। उस जो हमने फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करना है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अकॉर्डिंग मैंग्रोव जो आते हैं वो टाइप ग्रुप 4 या सिंपल भाषा में लिटोरल और स्वैम्प टाइप ऑफ फॉरेस्ट आ जाते हैं, जिसमें आपको दिखने को मिलेगा हमारे पास सुंदरबन, जो जंगल जिसको कहते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट जो हमारे पास है, जो कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में 2 कंट्रीज में लाई करता है, इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो स्वैम्प्ड फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें आपको क्या दिखेगा, जो फॉरेस्ट होता है वो काइंड ऑफ वेटलैंड्स में काइंड ऑफ होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया मैंग्रोव्स। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आईएसएफआर के रिलेटेड हमें डिस्कस करना है, लेकिन अब हम वापस आ जाएंगे अपने टॉपिक पर जो हमने डेटा डिस्कस करना था। बट ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट कवर जरूरी है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आ जाए, उसमें भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ट्री कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो होता है दैट इज अ ट्री कवर। उसके बाद ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट क्या होता है, सारी चीजें। अब देखो फॉरेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फॉरेस्ट के रिलेटेड जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देता है हर 2 साल के बाद, वो रिपोर्ट है हमारे पास आईएसएफआर मीन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल के बाद रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हमारे पास जो इस बार या अभी जो रिसेंटली भी आईएसएफआर रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ज्यादा सैटेलाइट इमेजिंग या सैटेलाइट मैपिंग्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बार जो है LISS 3 जो इसरो ने डेवलप किया था उसके मदद से जो हमारे पास है वो मैपिंग या आप ऐसा कह सकते हैं सर्वे की है ट्रीज की, कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रीज भी मेजर किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रीज मेजर किया जाता है, फॉरेस्ट कवर मेजर किया जाता है। तो हमारे पास आईएसएफआर रिपोर्ट FSI रिलीज करता है। अब देखिए FSI जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे ये एक्चुअल में हमारे पास 1981 में एस्टेब्लिश की थी, लेकिन पहली रिपोर्ट जो है परहैप्स 1982 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इंडिया के रिलेटेड भी वापस आ जाएंगे जो हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहली चीज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। ये फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे फिर से डिस्कस होंगे, क्योंकि जहां पर हमने रिपोर्ट डिस्कस करनी है 2023 की रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहली चीज यहां पर आप दिमाग रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो, पहला पॉइंट है हमारे पास फॉरेस्ट होने के लिए जियोग्राफिकल एरिया कितना है। जम्मू एंड कश्मीर का जियोग्राफिकल एरिया, अभी जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमने लेक्चर जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी डिस्कस किया था। बट ध्यान रखेंगे
ये जो एरिया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्ड है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर हमारी पास 42,241 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारी पास जम्मू एंड कश्मीर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के द्वारा हमारी पास किया गया है। लेकिन जो ISFR 2023 रिपोर्ट आई है, इवन हमारे पास J&K जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास, क्योंकि सैटेलाइट बेसिस पर या डिजिटल जो मेजरमेंट किया गया है उसमें हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया जो है वो ये है 54,634। क्या ये डेटा आपको याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा, स्टेटमेंट में आता है। इवन हमारी पास जम्मू एंड कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKS जो होता है उसमें प्रीलिम्स में नंबर पूछा गया था। इवन हमारी पास जो फ्लोरल डाइवर्सिटी होती है ना, कितनी स्पीशीज हैं, वो भी नंबर पूछा गया था। और ये जो एरिया है अभी मैं आपको बता दूंगा, जम्मू और कश्मीर का जो कंपैरिजन बताया गया था स्टेटमेंट में, इवन नंबर भी बताया गया था। तो इसलिए ये याद रखना है। फिर क्या डेटा याद नहीं रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहला, ये भी आपको रखना याद है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर, और लेकिन जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अंदर है और ISFR रिकॉर्ड के अंदर है वो है 54,634 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आप अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसमें एरिया है 1 लाख प्लस, मींस 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक्सक्लूड किया जो इलीगल ऑक्यूपेशन हमारे पास है, चाहे चाइना ने किया है चाहे पाकिस्तान ने किया है, उसको एक्सक्लूड करके हमारे पास इतना एरिया आता है। ये आपको ध्यान रखना है। हो गया जियोग्राफिकल एरिया की कहानी, जियोग्राफिकल। अब इसमें आ जाएगा फॉरेस्ट कवर। क्या आ जाएगा? टोटल फॉरेस्ट कवर। ध्यान रखेंगे, टोटल फॉरेस्ट कवर जम्मू एंड कश्मीर का एज पर ये 20, ये लेटेस्ट है। फिर हम आगे कंपैरिजन भी करेंगे 2021 में क्या था, 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। ये भी आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 21,346 स्क्वायर किलोमीटर। 21,346 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया आता है टोटल फॉरेस्ट कवर। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, लेकिन अगर रिकॉर्डेड, ध्यान रखेंगे, अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 21,382 के आसपास, इतना हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। ये भी आपको याद रखना है और आगे भी ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद एक तो हो गया ये नंबर के टर्म में है। अगर परसेंटेज के टर्म में पूछा जाएगा, मतलब कितना फॉरेस्ट एरिया है टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया इतना है। ध्यान रखेंगे, अभी मैं ये वाला एरिया ले रहा हूं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर जो जियोग्राफिकल एरिया है या जो ISFR रिपोर्ट के अंडर जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें कितना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। ये रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज 39.07%। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो जनरल हमारे पास पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल बाउंड्री के हिसाब से एरिया आता है, वो लेंगे तो आपको जो है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया मींस फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 50% अगर आप ये एरिया ले रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, याद दोनों रखने हैं लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये ज्यादा याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर कैपिटा एरिया, पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया। पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया सिंपल भाषा में, एक इंसान है, एक इंसान के लिए फॉरेस्ट कितना अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ शेड, इन टर्म्स ऑफ लकड़ी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एक इंसान के लिए कितना है। जम्मू कश्मीर में है 0.16 टू 0.17, 0.16 से लेकर 0.17 हेक्टेयर्स जो है वो एक पर्सन पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया जो है वो अवेलेबल है। अगर नेशनल की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, वो 0.07 है। इसका मतलब इवन डबल देन नेशनल एवरेज जो है उससे डबल हमारे पास, उससे भी ज्यादा हमारे पास जो है पर हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है। फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है जब हम फॉरेस्ट मैपिंग करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे करते हैं, लेकिन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूछा जाता है। उसके बाद हम जम्मू और कश्मीर का आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगर जियोग्राफिकल स्टेटमेंट में आ जाएगा the geographical area of the Jammu region is less than the geographical area of the Kashmir region, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया जो हमारे पास जम्मू का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जियोग्राफी ऑफ कश्मीर। फिर अगर ISFR रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवर जो है या फॉरेस्ट एरिया जो है वो जम्मू में कम हो सकता है, क्योंकि हम जब जम्मू सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाएगा जम्मू सिटी, वहां पर फॉरेस्ट दिखने को नहीं मिलता है, वहां पर जस्ट अर्बन फॉरेस्ट, कुछ चंद से ट्रीज हैं, उतनी डेंसिटी नहीं है, तो हमें लगता है जम्मू में कम फॉरेस्ट होगा। लेकिन ये जम्मू रीजन की बात हो रही है, तो जम्मू रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो इतना है, ये भी आपको याद रखना है, 11,890
98 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अगर कश्मीर की बात करते हैं वो कम है, दैट इज 17th 1000 वेट, हाँ ये एरिया, दिस इज जियोग्राफिकल एरिया, इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज जियोग्राफिकल एरिया, दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, दिस इज 9004। वही मैं सोच रहा था कि हमारे पास कश्मीर में कम है, 17,000 कहां से आ गया, तो हमारे पास ये कैंसिल करना, ये पॉइंट कट करना, ये हमारे पास फॉरेस्ट एरिया जो है वो 9486। अब देखो स्टेटमेंट में क्या आ सकता है कि जो फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर दोनों हमारे पास ज्यादा हैं जम्मू में, अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आ जाएगा या फॉरेस्ट कवर आ जाएगा, दोनों केस जो है वो ज्यादा है जम्मू में, तो हमारे पास स्टेटमेंट में आ सकता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वो कश्मीर रीजन में कम है एज कंपेयर टू जम्मू रीजन, तो स्टेटमेंट ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको होमवर्क है, आपको ये परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या निकाल, देखो इसका जियोग्राफिकल एरिया ये है और फॉरेस्ट एरिया ये है, इन दोनों का परसेंटेज निकालना है, ये कितना परसेंटेज जो कवर किया है लैंड एरिया का, क्योंकि परसेंटेज भी आ सकता है, वैसे जनरल ओवरऑल आता है लेकिन आप गो थ्रू करेंगे। अब देखिए बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे अगर जम्मू, जैसे वेदर क्लाइमेट डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर का, अगर जम्मू रीजन की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अगर एलिवेशन की बात करते हैं लोअर एलिवेशन है। अगर हमारे पास कश्मीर की बात करते हैं तो हायर एलिवेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन कंटिनेंटल है, टूंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सीवियर विंटर्स होती हैं, हमारे पास स्प्रिंग में ज्यादा रेनफॉल होती है, मानसून होता नहीं है। अकॉर्डिंगली हमारे पास, ध्यान रखें स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि जो फॉरेस्ट टाइप आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो वेरी करेंगे ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेस ऑफ एलिवेशन, ऑन द बेस ऑफ टोपोग्राफी, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, ह्यूमस एटसेट्रा, ये सारी चीजें। अगर जम्मू रीजन की बात करेंगे, स्टेटमेंट में आ सकता है जम्मू रीजन में आपको जनरली सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। उसमें बेस्ड ऑन एलिवेशन आपको ये मिलेगा सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो लोअर रीजन में मिलेंगे, शिवालिक के लोअर फुटहिल्स में आपको मिलेगा, और इवन आपको स्क्रब्स विद इन द जम्मू सिटी में भी आपको मिलेगा, मीन जम्मू प्लान में मिलेगा। सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, लेकिन फॉरेस्ट कैसा होगा? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, मीन चीड़ एक्सेट्रा आपको दिखने को मिलेगी, जिसको हम कोनीफर्स कहते हैं। एल्टीट्यूड ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं, इसमें मेजरली हमारे पास ये दो मिलेंगे, हिमालयन, एक तो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा बेस्ड ऑन टेम्परेचर, या ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। फिर अपर रीचेस में एंड इंक्लूडिंग लद्दाख जो है वहां पर आपको एल्पाइन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एल्पाइन मतलब ही होता है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनमें हमारे पास उतनी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पास्चर लैंड्स मिलते हैं या तो कोनिफर्स। उसके बाद लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है लद्दाख का, कलेक्टिवली लद्दाख का जियोग्राफिकल एरिया जम्मू एंड कश्मीर कलेक्टिवली बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया यहां पर बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 3.8%, और इवन इस बार अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस स्क्वायर किलोमीटर जो है फिर से डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर हमारे पास 3.8% परसेंटेज याद रखना है, 3.8% लैंड मास जो है वो कवर किया गया है फॉरेस्ट एरिया से। फॉरेस्ट एरिया भी याद रखना 2272 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 3.8%, मतलब यहां पर बहुत कम फॉरेस्ट एरिया ही आपको ध्यान रखना है। वैसे में जैसे मैंने आपको कहा कि जो 2023 रिपोर्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, डिड नॉट पब्लिश अ पॉजिटिव फॉरेस्ट कवर फिगर ऑफ लद्दाख, इंस्टेड द रीजन रिकॉर्डेड वन ऑफ द हाईएस्ट डिक्रीज जो है, इसके बाद ये स्किप हुआ है हाईएस्ट डिक्रीज जो है, क्योंकि एज ए हाईएस्ट डिक्रीज नहीं कहेंगे क्योंकि डिफरेंट स्टेट में ज्यादा डिक्रीज हुआ है, लेकिन उनमें ही अमंग द हाईएस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो है वो लद्दाख में भी हुआ है। अब ध्यान रखेंगे, ये सारी दास्तान तो हमने डिस्कस की यहां तक। हाँ, अब देखो हमारे पास अब इंडिया के रिलेटेड ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रिक्टली FAA एग्जाम के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक जो कि JK SSB या JKPSC जो JKS एग्जाम होता है उस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन इवन मैंस के लिए भी है, जैसे कि फॉरेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। अब देखिए हमारे पास ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, जियोग्राफिकल एरिया हमें पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, ग्लोबल लैंड एरिया की बात करते हैं, तो इंडिया जो है 2.4% लैंड एरिया कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इतना ग्लोबली अगर 100% है, अगर ग्लोबली हम मानेंगे पूरा ग्लोब जो है दैट्स 100%, उसमें से हमारे पास 2.4% जो लैंड एरिया है दैट इज विद इन इंडिया। और टॉप 7 जो इन टर्म्स ऑफ एरिया यहाँ पर मेंशन किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद इंडिया ISFR रिपोर्ट, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे 2021 डेटा के अकॉर्डिंग और 2023 डेटा, और 2023 डेटा जो है वो आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ध्यान रखो, सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने आपको कहा, ये वाला पैरामीटर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये कहना है कि फॉरेस्ट कितना है किसी पर्टिकुलर जगह का, दैट इज अ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मींस ये दोनों चीजें कवर कर रहा है,
फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, इसको कहते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे, आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 डेटा जो हमारी पास है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पास जो ओवरऑल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें से जो फॉरेस्ट कवर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंडर है वो है इतना 8,27,300 जो कि कितना कंट्रीब्यूट कर, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, 25.17%। 25 अगर ऐसी जनरल भी स्टेटमेंट में आ जाएगा फॉरेस्ट कितना है, कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है इंडिया का एज कंपेयर टू जियोग्राफिकल एरिया, तो हमारे पास है 25.17%। लेकिन अगर 21 के अकॉर्ड डेटा को कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.55% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में डिक्रीज हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में डिक्रीज हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैरामीटर्स हैं उनमें डिक्रीज हो सकता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो इंडिया का कितना इंक्रीज हुआ है बाय 0.55%। ये आप 2021 का डेटा अगर ना भी याद रखेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, और इंक्रीज कितना हुआ है एज कंपेयर टू 2021 ये आपको याद रखना है। उसके बाद रहता है नेट फॉरेस्ट कवर। क्या रहता है नेट फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर, उसमें से ट्री कवर आपको बाहर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर। इसमें से ही 25.17% में से 21.76% जो है ये भी आपको याद रखना है, दैट इज अ नेट फॉरेस्ट कवर। सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर जो है 21.76। अब इसके अलावा कितना रहा, 3.14% जो है वो नेट ट्री कवर है, उसमें फॉरेस्ट कवर नहीं आएगा, सिर्फ ट्री कवर आ जाएगा। अब दोनों में जो है वो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल भी इंक्रीज हुआ है और दोनों में इंक्रीज हुआ है। नेट फॉरेस्ट कवर जो है 0.05% इंक्रीज हुआ है, और हमारे पास नेट ट्री कवर जो है इतना इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे या मैंग्रोव कवर की बात करेंगे तो ओवरऑल एरिया जो है प्रेजेंट, हमारे पास प्रेजेंट एरिया जो है वो इतना है, दैट इज 4,992 की अगर हम बात कर, लेकिन अगर 2021 की बात करेंगे उस समय ज्यादा था, तो डिक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 7। तो एग्जाम में आ जाएगा जो हमारे पास एज पर आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 है, मैंग्रोव कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। कितना हुआ है ये भी आपको याद रखना है, 7 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये डेटा आपको याद ना भी रहे, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि हमारे पास कितना डिक्रीज हुआ है, तो इस तरीके के आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, आप थोड़ा इनको भी गो थ्रू करेंगे। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईएसएफआर रिपोर्ट के अंडर, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि हमारे पास जो मैंने अभी आपको कहा एक ओवरऑल टोटल कवरेज मीन टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये मैंने आपको बता दिया, उसमें फॉरेस्ट कवर इतना है और ट्री कवर इतना है और मैंग्रोव कवर इतना है। 2023 के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस जो कंपैरिजन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब ध्यान रखेंगे, अब है नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारे पास वेट, हाँ देखो, अब देखो हमारे पास कुछ चीजें आगे मैंने डेलिबरेटली स्किप की है, स्किप मतलब ब्लैंक रखी हैं, उनमें आप डेटा एंटर करेंगे। ध्यान रखेंगे कुछ यहां से आप ले सकते हैं, कुछ आप एंटर कर, वो डेलिबरेटली मैंने मेंशन, हाँ नोट्स में जो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम में उसमें वो फिल्ड अप होगा। सबसे पहली चीज है टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, लेकिन ये जनरल है। एक होता है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। दूसरा होता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि किस स्टेट ने इस बार फॉरेस्ट कवर जो है गेन किया है सबसे ज्यादा। एक होता है गेन, वो जरूरी नहीं है कि उसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा हो ओवरऑल, ये जनरल टर्म्स है। जनरल टर्म्स अगर एरिया वाइज, एक तो हो गया एरिया वाइज, दूसरा हो गया परसेंटेज वाइज, दोनों आपको याद रखने। एरिया वाइज सबसे टॉप पे हमारे पास मध्य प्रदेश है, एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आप 2-3 और भी ऐड कर सकते हैं टॉप 5। परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। अब अगर परसेंटेज वाइज स्टेट पूछा तो आपने कहना है मिजोरम, लक्षद्वीप नहीं कहना, क्योंकि लक्षद्वीप हमारे पास क्या है, हमारे पास यूटी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया परसेंटेज वाइज, ये हो गया एरिया वाइज, टॉप स्टेट विद लार्जेस्ट, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। उसके बाद ट्री कवर की बात हो रही है, टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट ट्री कवर, उसमें पहला आता है महाराष्ट्र, आप कंफ्यूज नहीं हो, मध्य प्रदेश नहीं है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ ट्री कवर। ट्री कवर मीन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करेंगे चंडीगढ़, दिल्ली, देन केरला, ये हो गया अलग अलग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, लार्जेस्ट ट्री कवर। अब हो गया कंबाइन टॉप स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, उसमें पहला हमारे पास मध्य प्रदेश आता है, अगेन वही, दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आता है महाराष्ट्र।
परसेंटेज की बात करेंगे, लक्षद्वीप वही, मिजोरम वही, अंडमान निकोबार आइलैंड वही। अब देखो हमारे पास यहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है बहुत जगहों पर डिक्रीज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास कहीं पर इंक्रीज हुआ है और कहीं पर हमारे पास डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जो आपको डार्क, जो ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है ग्रीन्स के टर्म में, इसमें दिस इज ये वो रीजन है जहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब देखो जैसे लद्दाख में इतना डिक्रीज हुआ है, 159.26 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस रीजन में, लेट अस सपोज दैट ये कर्नाटका की रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अगर उड़ीसा की बात करेंगे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू आप करेंगे। उसके बाद ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस स्टेट है अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल 19 स्टेट्स जो हैं हैव शोन 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर। 8 स्टेट्स या यूटी जो हैं जिनमें हमारे पास फॉरेस्ट कवर जो है, ये याद रखना जरूरी है कि कौन सी स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट कवर जो है अप्रोक्सीमेटली 75% है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जो है 67% है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे पास डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर जो ट्रेंड है वो नॉर्थ ईस्ट में चला आ रहा है, सिर्फ मिजोरम के अलावा जो कि अप्रोक्सीमेटली ज्ञान किया है इतना। बाकी सारी ये दास्तान मैंने आपको कही है, डेफिनेशन, मैंग्रोव कवर, ये बारे में भी हमने डिस्कस किया है। हाँ, ये है कि कितना डिसअपीयर हुआ है हमारे पास डेंस फॉरेस्ट, इसको आपको गो थ्रू करेंगे। देखिए हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव जो कवर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 स्टेट्स के अंडर है, 8 या 9। उसमें हमारे पास मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव कवर हैज इंक्रीज इन ऑल्सो। अभी मैंने कहा मैंग्रोव डिक्रीज हुआ है, उसमें से भी हमारे पास सिर्फ गुजरात और अंडमान निकोबार आइलैंड में डिक्रीज हुआ है। अब अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास है वेस्ट बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा किसमें है, वेस्ट बंगाल में। ये आगे भी हमारे पास डेटा आ जाएगा, वहां पर भी डिस्कस करेंगे। अब है हमारे पास की फाइंडिंग्स ऑफ ISFR रिलेटेड विद इंडिया। अभी हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं रिलेटेड विद इंडिया, बट कुछ इंफॉर्मेशन हमने जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी डिस्कस किया, आपको ध्यान रखना है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।